आज प्रीति अपने तकिए में मुंह छुपाए सिसक सिसक कर रो रही थी क्योंकि प्रीति के पति संदीप का रवैया इतना बदल गया था कि प्रीति को डर सताने लगा था कि कहीं संदीप उसे छोड़कर चला ना जाए। प्रीति संदीप से इतना प्यार करती थी कि वह संदीप के बगैर जीने की कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन एक संदीप था जो प्रीति का पति होने के बावजूद भी प्रीति को अपने करीब नहीं आने देता था। संदीप प्रीति से ऐसे दूर भागता था जैसे प्रीति कोई अछूत हो, लेकिन फिर भी प्रीति संदीप के साथ के लिए तरसती रहती थी। प्रीति चाहती थी कि वो संदीप से लिपटकर उसकी बाहों में सो जाए और संदीप भी प्रीति को अपनी बाहों में भरकर अपना सारा प्यार उस पर लुटा दे। लेकिन ये तो अब प्रीति का सिर्फ एक ख्वाब बनकर ही रह गया था। प्रीति रात भर सो नहीं पाती थी और आज रात भी यही हुआ था। जैसे ही प्रीति संदीप के करीब आई तो संदीप ने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया उसकी तो प्रीति कल्पना भी नहीं कर सकती थी। संदीप ने प्रीति से कहा, बहुत गर्मी है ना, तुम्हारे अंदर आओ, मैं तुम्हारी गर्मी निकालता हूँ। इतना कहकर संदीप ने प्रीति के साथ उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और प्रीति को शुरू से ही बारिश और बारिश में चमकने वाली बिजली से बहुत डर लगता था और बादलों की तेज गड़गड़ाहट से तो प्रीति का दिल कांप उठता था। संदीप सामने सोफे पर सो रहा था और प्रीति को बिस्तर पर अकेले नींद नहीं आ रही थी और इस पर भी लाइट का चले जाना प्रीति के लिए तो जैसे मौत का पैगाम बनकर आया था। आसमान में चमकने वाली बिजली की रोशनी जब आंगन की खिड़की से होकर प्रीति के कमरे में प्रवेश करती तो प्रीति डर के मारे कांपने लगती थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो। डर के मारे प्रीति ने चादर अपने ऊपर खींच ली और तकिए को कसकर अपने सीने से लगा लिया था। प्रीति सोचने लगी, काश कि इस तकिए की जगह आज संदीप उसके पास होता और प्रीति उसका हाथ अपने हाथों में थाम लेती तो शायद उसका डर कुछ कम हो जाता, या फिर संदीप प्रीति को अपनी बाहों में लेकर अपनी हिफाजत से प्रीति का सारा डर ही खत्म कर देता। लेकिन ये सब तो अब प्रीति की सिर्फ एक सोच बनकर रह गया था, क्योंकि संदीप तो इन सब से बिल्कुल बेखबर सामने सोफे पर मस्त होकर सो रहा था। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रीति की संदीप से लव मैरिज हुई थी, या फिर यह वही संदीप था जो प्रीति के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता था। आखिर संदीप को क्या हो गया था और वह प्रीति से दूर क्यों भागने लगा था? प्रीति को अपने प्यार की लत लगाकर संदीप उससे कौन सा बदला ले रहा था और वह क्यों प्रीति को अकेलेपन की सजा दे रहा था? अपने मन में चल रहे इन्हीं सवालों की वजह से प्रीति का सब्र का बांध आज टूट चुका था और प्रीति जल्दी से उठकर संदीप के पास सोफे पर आ गई। प्रीति संदीप को कंधे से पकड़कर हिलाने लगी और कहने लगी, उठो संदीप, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रीति की आवाज सुनकर संदीप गहरी नींद से जाग गया और तुरंत ही उठकर बैठ गया और कहने लगा, क्या बात है प्रीति, इतनी रात को भी तुम्हें चैन नहीं है क्या? ना तो खुद चैन से सोती हो और ना ही मुझे सोने देती हो। प्रीति जाकर संदीप के पास बैठ गई, लेकिन संदीप तो प्रीति से ऐसे दूर हो गया मानो जैसे प्रीति के पास आते ही उसे बिजली का झटका लग गया हो। प्रीति ने कहा, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। तब प्रीति की यह बात सुनकर संदीप बहुत ही परेशान होकर प्रीति की तरफ देखने लगा और कहने लगा, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? प्रीति, बारिश को रोक पाना तो मेरे बस में नहीं है ना। प्रीति ने कहा, लेकिन तुम बेड पर तो सो सकते हो ना। संदीप तब प्रीति की बात सुनकर संदीप ने कहा, नहीं प्रीति, मैं नहीं सो सकता बेड पर। अब तुम जाओ और जाकर बेड पर सो जाओ, नहीं तो मैं इस कमरे से भी बाहर चला जाऊंगा। प्रीति ने कहा, तुम्हें हो क्या गया है संदीप?
तुम मुझसे दूर दूर क्यों भागते रहते हो? इस वक्त मुझे तुम्हारी और तुम्हारे साथ की जरूरत है, और मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ तो तुम मुझसे दूरी बना लेते हो। तुम ऐसे तो कभी नहीं थे। पहले तो मेरे बिना तुम्हारा एक दिन नहीं कटता था, लेकिन अब जब से तुम दिल्ली से वापस लौटे हो, तुम तो मुझे अपने करीब भी नहीं आने देती। प्रीति की बात सुनकर संदीप खामोश हो गया और फिर कहने लगा, प्रीति, अभी मैं काम को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, बस इसीलिए अभी मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तब प्रीति ने कहा, लेकिन संदीप, काम तो पूरी दुनिया करती है और काम तो उम्र भर चलने ही वाला है, तो क्या तुम उम्र भर मुझसे यूं ही दूर दूर भागते रहोगे? संदीप ने कहा, पूरी उम्र का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम यूं ही हर वक्त सवाल करके मुझे तंग करती रही तो हो सकता है कि ये दूरी कभी ना खत्म होने वाली दूरियों में बदल जाएगी। ये कहते हुए संदीप की आंखों में इतना गुस्सा उतर आया था, जिसे देखकर प्रीति कांप उठी थी। प्रीति ने कहा, संदीप, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तो तुम्हारे बगैर जीने का कभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरा करीब आना इतना खलता है, तो आज मैं भी तुम्हारे सामने कसम खाती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए पहले वाला प्यार फिर से जिंदा करके ही रहूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रीति की ये बात सुनकर संदीप को इतना गुस्सा आया कि वह तुरंत ही सोफे से उठ खड़ा हुआ और प्रीति का हाथ पकड़कर उसे बाहर खुले आंगन में ले आया और कहने लगा, चैलेंज लेने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो पहले इस चैलेंज को पूरा करो। संदीप प्रीति को खींचकर बाहर आंगन में ले आया था, जहां बिजली के साथ साथ बहुत तेज बारिश हो रही थी और प्रीति को बिजली और बारिश से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। प्रीति ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम संदीप? तुम मुझे इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों ले आए हो? तुम्हें पता है ना, मुझे बारिश और बिजली से बहुत डर लगता है। लेकिन संदीप ने प्रीति की एक नहीं सुनी और वह प्रीति का हाथ पकड़कर उसे आंगन में ले आया और खुले आसमान के नीचे तेज बारिश में छोड़ दिया और फिर कहने लगा, प्रीति, प्यार करती हो ना मुझसे, तो आज तुम्हें अपने प्यार का सबूत देना होगा। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो आज तुम्हें पूरी रात इस तेज बारिश में गुजारनी होगी। इतना कहकर संदीप प्रीति को तेज बारिश में आंगन में अकेला छोड़कर अंदर चला आया और अंदर से कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया। ये सब देखकर प्रीति की तो जान ही निकल गई और उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज तो डर के मारे वह मर ही जाएगी। प्रीति रोते हुए सुंगड़कर उसी आंगन में बैठी रही और पूरी रात बारिश में भीगती रही और सोचती रही, ये कैसी परीक्षा है और यह किस तरह का चैलेंज है। प्रीति तो संदीप से इतना प्यार करती थी कि वह संदीप के बगैर जीने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। आज अगर संदीप प्रीति को आग में कूदने के लिए भी कहता ना, तो आज प्रीति आग में भी कूद जाती। ये तो बस सिर्फ बारिश थी। प्रीति बाहर आंगन में बैठी रो रही थी और सोच रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है मैंने, जो संदीप का रवैया मेरी तरफ इतना बदल गया है। मैं तो संदीप से सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और मैंने तो उससे बस थोड़ा सा वक्त और उसका साथ ही तो मांगा था। पहले तो संदीप मुझसे कितना प्यार करता था कि मेरे लिए उसने मेरे घर वालों के सामने हाथ भी जोड़ लिए थे। लेकिन जब मेरे घर वाले नहीं माने, तब उसके पापा ने ही मुझे बेटी बनाकर कन्यादान की रस्म निभाई थी। दिल्ली जाने से पहले तो वह मेरे साथ कितना प्यार मोहब्बत से रहता था, लेकिन अब जब से दिल्ली से वापस लौटा है, ऐसा तो बदल गया है जैसे अब उसे मेरी और मेरे जज्बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
संदीप दिल्ली में था, तब भी वह अपने काम से फ्री होकर मुझसे रात के 2 बजे भी वीडियो कॉल करता था और मैं भी रात के 2-2 बजे तक उसकी वीडियो कॉल के आने का इंतजार करती रहती थी। शादी के कुछ समय बाद ही संदीप को अपने काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा था और तब संदीप के पापा ने संदीप से कहा भी था कि संदीप, तुम प्रीति को भी अपने साथ ले जाओ, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और फिर तुम दोनों वहीं से कहीं घूमने निकल जाना। लेकिन संदीप ने तब ये कहकर मना कर दिया था कि वह अपने काम के सिलसिले में दिल्ली जा रहा है और उसे दिल्ली में कुछ दिन नहीं बल्कि पूरे 1 साल तक रहना होगा। और वैसे भी संदीप हनीमून के लिए प्रीति को सिंगापुर ले जाना चाहता था, क्योंकि प्रीति को अपनी जिंदगी में एक बार सिंगापुर जाने की दिली ख्वाहिश थी। जो संदीप प्रीति की छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखता था, आज उसी संदीप को प्रीति की जरा से भी परवाह नहीं थी। प्रीति और संदीप की लव मैरिज हुई थी और उन दोनों की मुलाकात संदीप के दोस्त की शादी में हुई थी। प्रीति संदीप के दोस्त की पत्नी की सहेली थी और प्रीति को देखते ही संदीप को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। उसके बाद संदीप की प्रीति से दूसरी मुलाकात उसके दोस्त के घर पर ही हुई थी और उसी वक्त संदीप ने प्रीति से अपने प्यार का इजहार भी कर लिया था। प्रीति को भी संदीप पहली नजर में ही पसंद आ गया था, लेकिन प्रीति के परिवार वालों ने उन दोनों की शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि प्रीति के पापा एक बहुत सख्त मिजाज के इंसान थे और उन्होंने प्रीति का रिश्ता पहले से ही अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया था। लेकिन प्रीति ने भी अपने पापा से कह दिया कि वह शादी तो सिर्फ संदीप से ही करेगी, वरना उम्र भर कुंवारी बैठी रहेगी। प्रीति की इतनी जिद करने पर भी जब उसके पापा नहीं माने, तब प्रीति ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर संदीप से शादी करने का फैसला कर लिया। संदीप के घर में तो सिर्फ उसके पापा ही थे और वह संदीप से इतना प्यार करते थे कि उन्हें संदीप के इस फैसले से कोई ऐतराज नहीं था। प्रीति घर से भागकर अपने माँ बाप को बदनाम नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसके पापा ने जबरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवानी चाहिए, तो मजबूरन प्रीति को अपने घर से भागना ही पड़ा। शादी के वक्त जब प्रीति अपने परिवार को बहुत मिस करते हुए रो रही थी, तब संदीप के पापा ने प्रीति के सर पर हाथ फेरा और कहा, प्रीति बेटा, आज से मैं तुम्हारा ससुर नहीं बल्कि तुम्हारा पापा ही हूँ। और फिर संदीप के पापा ने ही प्रीति के कन्यादान की सारी रस्में निभाई और उसे अपनी बहू बनाकर नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए थे। शादी के बाद प्रीति अपने पति और ससुर के साथ अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी, क्योंकि जहां संदीप प्रीति से बहुत प्यार करता था, तो वहीं संदीप के पापा भी प्रीति को अपनी बेटी ही मानते थे। शादी की शुरुआती दिनों में तो प्रीति इतनी खुश थी, क्योंकि संदीप प्रीति से इतना प्यार करता था कि जब भी प्रीति संदीप को घर में कहीं नजर नहीं आती, तो वह पूरा घर सर पर उठा लेता था और फिर जब प्रीति उसके सामने आती तो वह प्रीति को अपनी बाहों में समेट लेता और प्रीति को छेड़ते हुए कहता, बड़ा मजा आता है ना तुम्हें अपने पति को तंग करने में, देख लेना इस बार तो तुम मुझे अपने लिए तड़पा रही हो, ऐसा ना हो कि आगे चलकर तुम भी मेरे साथ के लिए तड़पती रह जाओ। लेकिन तब प्रीति ये नहीं जानती थी कि संदीप की मजाक में कही ये बात कभी हकीकत में बदल जाएगी। संदीप की इस बात पर जब प्रीति नाराज होकर रोने लगती, तब संदीप प्रीति को अपनी बाहों में भर लेता और कहता, प्रीति मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था, अच्छा बाबा दोबारा ऐसा मजाक कभी नहीं करूंगा, अब तो माफ कर दो। इतना कहकर संदीप अपनी माफी के बदले में अपने होठ प्रीति के होठों पर रख देता और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे खो जाते कि सब कुछ भूल जाते। और फिर एक दिन
संदीप ने प्रीति को ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे थे। संदीप ने प्रीति से कहा, प्रीति, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही आराम से भरी जिंदगी देना चाहता हूँ जैसा कि तुम अपने पापा के घर में जीती थी। मुझे मेरी कंपनी से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसे पूरा करने के लिए मुझे 1 साल के लिए दिल्ली जाना होगा। तब प्रीति ने रोते हुए कहा, संदीप, मुझे कोई ऐशो आराम से भरी जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार ही चाहिए। तब संदीप ने प्रीति को समझाते हुए कहा, पागल मत बनो प्रीति, एक बार यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे अपनी कंपनी में प्रमोशन के साथ साथ कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिलेगी और फिर हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। प्रीति ने भले ही अपने माँ बाप के घर बहुत ही ऐशो आराम से भरी जिंदगी गुजारी थी, लेकिन शादी के बाद वह संदीप के साथ उसकी तनख्वाहों में भी खुश थी, क्योंकि प्रीति एक पल के लिए भी संदीप से दूर नहीं होना चाहती थी। उसे तो बस संदीप का साथ और उसका प्यार ही चाहिए था। लेकिन फिर संदीप के काफी समझाने के बाद प्रीति मान गई और उसने संदीप को दिल्ली जाने की इजाजत दे दी। जिस दिन संदीप दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, उस दिन भी प्रीति बहुत रो रही थी। तब संदीप ने उसे अपने गले से लगाकर और उसे समझाते हुए कहा, प्रीति, प्लीज ऐसे रो मत। तुम इस तरह से रोने लगी तो मैं तुम्हें इस तरह से रोता हुआ छोड़कर जा नहीं पाऊंगा। देखो प्रीति, बस 1 साल की ही तो बात है, फिर तो हमें जिंदगी भर साथ ही रहना है ना। लेकिन ये 1 साल हमारी पूरी जिंदगी बदल देगा। संदीप की बातें सुनकर प्रीति ने भी अपने आंसू पोंछ लिए और संदीप को दिल्ली जाने के लिए खुशी खुशी अलविदा कहा। और फिर संदीप अपनी और प्रीति की जिंदगी बदलने दिल्ली के लिए रवाना हो गया। लेकिन प्रीति ये नहीं जानती थी कि ये 1 साल उसकी जिंदगी को इस तरह से बदल देगा, क्योंकि दिल्ली जाने के बाद शुरुआती दिनों में तो संदीप प्रीति को वीडियो कॉल करता था और उससे प्यार भरी बातें भी करता था, लेकिन उसके बाद अचानक ही संदीप का प्रीति के प्रति रवैया बहुत बदल गया था। अब ना तो संदीप प्रीति को वीडियो कॉल करता था और ना ही जल्दी से उसके मैसेज का कोई रिप्लाई देता था। प्रीति जब भी इस बारे में संदीप से सवाल करती, तब वो कहता कि फिलहाल काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए अब मुझे इतना समय ही नहीं मिलता कि रोज रोज तुमसे बात कर सकूं। लेकिन प्रीति को पूरा विश्वास था कि जब संदीप दिल्ली से वापस घर लौटेगा, तब उसकी सारी शिकायतें और सारी नाराजगी दूर कर देगा। लेकिन जब संदीप दिल्ली से वापस लौटा, तब घर आने के बाद भी चुपचाप ही रहने लगा था। जिस दिन संदीप अपने घर वापस लौटा था, उस दिन प्रीति ने सारा खाना संदीप की पसंद का ही बनाया था, लेकिन संदीप ने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया और ना ही प्रीति के खाने की तारीफ की जैसे वो पहले किया करता था। उस दिन तो संदीप ने प्रीति से ठीक से बात भी नहीं की। प्रीति उसे कुछ भी पूछती तो वह बस सिर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे देता था। रात को जब संदीप कमरे में आया, तब प्रीति को ऐसा लगा अब तो संदीप से मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी और वो कसकर मुझे सीने से लगा लेगा। लेकिन संदीप ने तो कुछ देर तक अपना मोबाइल चलाया और फिर अपना तकिया उठाया और जाकर सोफे पर लेट गया। ये देखकर तो प्रीति को एक और झटका लगा, क्योंकि जो संदीप दिल्ली जाने से पहले प्रीति को अपनी बाहों में लिए बिना कभी सोता भी नहीं था, वह संदीप आज प्रीति से दूर होकर सोफे पर सोने चला गया था। प्रीति को ऐसा लगा कि शायद संदीप लंबे सफर की वजह से थक गया होगा, इसलिए उस दिन प्रीति ने संदीप से कोई शिकायत नहीं की। लेकिन अब तो रोज ऐसे ही होने लगा था। संदीप प्रीति के साथ अजनबी की तरह पेश आने लगा था और दिन ब दिन प्रीति से दूर रहने लगा था। संदीप को ऐसा बर्ताव देखकर
प्रीति को बहुत दुख होता था, क्योंकि संदीप ना तो प्रीति का पहले की तरह ख्याल रखता था और ना ही उसे प्रीति की जरा सी परवाह थी। सुबह उठते ही वह अपने काम पर चला जाता था और शाम को जब घर वापस आता तो खाना खाकर अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट जाता था। और आज जब अपने डर की वजह से प्रीति ने संदीप को बेड पर सोने के लिए कहा, तो संदीप ने उसे तेज बारिश में बीच आंगन में खड़ा कर दिया और उसके प्यार का इम्तिहान लेने लगा। प्रीति को बारिश में चमकने वाली बिजली से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, लेकिन फिर भी प्रीति अपने प्यार का इम्तिहान देने के लिए चुपचाप बारिश में खड़ी रही। रात भर बारिश में भीगने की वजह से प्रीति को बहुत तेज बुखार हो गया था और फिर जब एक बार बहुत तेज बिजली कड़की तो डर के मारे प्रीति बेहोश हो गई। तब प्रीति को होश आया तो प्रीति अस्पताल के कमरे में मौजूद थी और संदीप उसके सामने सोफे पर बहुत ही टेंशन में बैठा था। प्रीति को होश में आते देखकर संदीप तुरंत ही उठकर प्रीति के पास आया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो प्रीति, आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। रात भर बारिश में भीगने के कारण तुम्हें बहुत ही ज्यादा सर्दी लग गई थी और तुम्हारा पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी, इसलिए मैं तुरंत ही तुम्हें अस्पताल ले आया। मैं जानता हूँ प्रीति कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता था, मैं भी अपने जमीर के आगे मजबूर था। तब प्रीति ने कहा, संदीप, जमीर के आगे मजबूर, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब संदीप ने कहा, प्रीति, पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर हम घर चलकर आराम से बैठकर बातें करेंगे। प्रीति ने कहा, नहीं संदीप, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम बातों को गोल गोल मत घुमाओ और सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है। मुझे सब कुछ अभी के अभी जानना है। तब संदीप ने कहा, प्रीति, मैं तुम्हारा संदीप नहीं हूँ बल्कि राहुल हूँ। तब प्रीति उसे हैरानी से देखने लगी और फिर कहने लगी, राहुल? कौन राहुल? और ये क्या कह रहे हो तुम राहुल कैसे हो सकते हो? तुम तो मेरे संदीप हो ना। तब राहुल ने कहा, नहीं प्रीति, मैं तुम्हारा संदीप नहीं हूँ बल्कि मैं तो राहुल हूँ, तुम्हारे संदीप का हम शक्ल और वह अनाथ बच्चा जो बचपन में भीख मांगकर अपना पेट भरता था। बचपन में भीख मांगकर कभी एक वक्त की रोटी नसीब होती थी तो कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो जाती, लेकिन जब एक भी वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी तो पानी पीकर ही दिन काटने लगते थे और भूख के मारे बुरा हाल हो जाता था। ये दुनिया इतनी जालिम है कि लोग एक 7 साल के भूखे बच्चे को धक्का मारकर और जलील करके जमीन पर तो गिरा देते थे, लेकिन एक वक्त की रोटी नहीं दे सकते थे। तब मुझे पता चला कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो रोटी मांग कर नहीं, छीन कर लेनी होगी। और फिर उस दिन से मैं भीख मांगने की बजाय खाना चुरा कर खाने लगा था। उसी समय मेरी मुलाकात मुस्कान से हुई, जो मेरी तरह ही भूखी प्यासी सड़कों पर भटक रही थी। उस दिन से मैं अपने साथ साथ मुस्कान के लिए भी खाना चुराने लगा था, क्योंकि वह भूख से कितनी तड़प रही थी यह मुझसे बेहतर और कौन जान सकता था भला। आखिर मैं भी तो इसी भूख की वजह से एक भिखारी से चोर बन गया था और फिर मैं और मुस्कान दोनों ही अपना पेट भरने के लिए चोरी करने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, हमारी चोरी की यह आदत रोटी चुराने की बजाय रुपए और महंगी चीजें चुराने में बदल गई थी। ऐसी चोरियां करने के लिए मैं और मुस्कान पार्टियों में और क्लब में चले जाते थे और क्लब में चोरी करते मैंने जुआ खेलना भी सीख लिया था, लेकिन जुआ खेलने के लिए मोटी रकम लगानी पड़ती थी और हम जो रुपए और चीजें चुराते थे
उससे तो सिर्फ मेरा और मुस्कान का महीने का खर्चा ही निकल पाता था। बचपन से ही मैं और मुस्कान एक दूसरे के लिए रोटी चुराने के साथ साथ एक दूसरे की पसंद की चीजें भी चुराया करते थे। लेकिन फिर एक दूसरे की पसंदीदा चीजें चुराते चुराते कब हम दोनों एक दूसरे का दिल चुरा बैठे, हमें खुद को भी पता नहीं चला। जब मैंने और मुस्कान ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया, तब मुस्कान ने कहा कि वह शादी के बाद एक इज्जत भरी जिंदगी जीना चाहती है और वह चाहती थी कि मैं भी अपने सारे गलत काम छोड़ दूं। तब मैंने मुस्कान से कहा, मुस्कान, शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के लिए भी तो रुपयों की जरूरत होती है। तब मुस्कान ने कहा, राहुल, बस आज एक आखिरी बार हम क्लब में जाकर एक बहुत बड़ा हाथ मारेंगे और फिर उसी पैसों से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैंने मुस्कान से कहा, लेकिन मुस्कान, क्लब में बहुत बड़ी बाजी जीतने के लिए हमारे पास लगाने के लिए इतने पैसे भी तो होने चाहिए ना। लेकिन हमारे पास तो मुश्किल से एक महीने का घर का खर्चा ही बचा है, और अगर तुम चाहती हो कि हम सारे गलत काम छोड़ दें तो इन पैसों को भी हमें इस महीने के खर्च के लिए बचा कर रखना होगा। और फिर मुस्कान ने जो बात कही उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। लेकिन मैं मुस्कान की वो बात मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। तब मुस्कान ने मुझसे कहा, राहुल, आज तक तुमने जब कभी भी दाव खेला है, जीत सिर्फ तुम्हारी ही हुई है, और मैं जानती हूँ कि इस बार भी जीत तुम्हारी ही होगी। दाव पर लगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, इस बार तुम्हें दाव पर मुझे लगाकर खेलना होगा। मुस्कान की ये बात सुनकर तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। लेकिन मैं मुस्कान को दाव पर कैसे लगा सकता था, क्योंकि मेरे मन में एक डर भी था कि भले ही आज तक मैं हर बाजी जीतता आया हूँ, लेकिन जुआ तो जुआ होता है। अगर इस बार खेल पलट गया और मैं हार गया तो मैं क्या करूंगा। मैंने तो मुस्कान से साफ साफ मना कर दिया कि मैं ये खेल नहीं खेलूंगा। लेकिन मुस्कान जिद पर अड़ी हुई थी कि अगर हमें अपने नए जीवन की शुरुआत करनी है तो इतना जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। मैं भी मुस्कान से बहुत प्यार करता था और उसके साथ अपनी एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहता था। आखिरकार मुस्कान की जिद के आगे मैं हार गया। लेकिन मैंने मुस्कान से कह दिया था कि अगर मैं जीत गया तो वह खेल मेरी जिंदगी का आखिरी खेल होगा। मुस्कान भी मेरी बात मान गई थी और उस दिन मैंने सच में एक अच्छा दाव खेला और 20 लाख रुपए जीत लिए। लेकिन वहीं से मेरी और मुस्कान की जिंदगी का एक कठिन मोड़ शुरू हो गया, क्योंकि जिस आदमी से मैंने 20 लाख रुपए जीते थे वो वहां के बहुत बड़े डॉन का बेटा था और उस आदमी की नीयत मुस्कान पर खराब हो गई थी। वह आदमी मुस्कान के लिए मुझे और भी 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार था, लेकिन वह हर हाल में मुस्कान को हासिल करना चाहता था। लेकिन मैं तो मुस्कान से सच्चा प्यार करता था। ऐसे कैसे मैं रुपयों के लालच में आकर अपना प्यार उसके हवाले कर देता। बड़ी मुश्किल से मैं अपने जीते हुए रुपए और मुस्कान को लेकर वहां से भाग निकला और फिर भागते भागते मैं और मुस्कान दोनों एक बड़े से होटल तक आ पहुंचे। लेकिन फिर हमने देखा कि वह आदमी भी एक बड़ी सी गाड़ी लेकर हमारे पीछे पीछे होटल तक आ गया था। मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं उस आदमी की नजर मुस्कान पर पड़ गई तो वह मुस्कान को मुझसे छीन ना ले। इसलिए मुस्कान ने कहा, राहुल, हो सकता है कि वो आदमी होटल का चप्पा चप्पा चेक कर सकता है, लेकिन टॉयलेट चेक करने नहीं आ सकता। इसलिए जब तक वो आदमी यहाँ से चला नहीं जाता, हम दोनों को कुछ देर तक टॉयलेट में ही छुपकर रहना होगा। और फिर जब तक वो आदमी होटल में था, मुस्कान लेडीज टॉयलेट में छिपी रही और मैं जेंट्स टॉयलेट में छुपा रहा। कुछ देर के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि अब शायद वो आदमी और उसके लोग होटल से जा चुके हैं, तब मैंने
मुस्कान को कॉल किया और कहा, मुस्कान, शायद वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए अब हमें भी जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब मैं होटल से निकलकर बाहर पार्किंग एरिया में जा रहा था, तब मैंने होटल के अंदर से ही देखा कि मुस्कान ने तो किसी और आदमी का हाथ पकड़ रखा था और वह आदमी भी अपनी धुन में मगन किसी से फोन पर बातें करते हुए मुस्कान के साथ चल रहा था। तब मैं उस आदमी का चेहरा देख नहीं पाया क्योंकि मुस्कान और उस आदमी की मेरी तरफ पीठ थी। लेकिन मैंने मुस्कान को उसके कपड़े और उसके हाथ में पहनी हुई घड़ी से पहचान लिया था। मुझे बहुत ही अजीब लगा कि मुस्कान ऐसे कैसे अचानक ही किसी और आदमी का हाथ थाम सकती है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर उन दोनों तक पहुंचता और मुस्कान से कुछ भी पूछ पाता, एक तेज रफ्तार बड़ी सी गाड़ी मुस्कान और उसके साथ चल रही थी। आदमी को अपने पहियों के नीचे कुचली हुई फरार हो गई। मैं जल्दी से भागता हुआ मुस्कान के पास पहुंचा, लेकिन मुस्कान ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था। एक ही पल में मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी मुझसे छिन गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन फिर अचानक ही मैंने मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा। तब मुझे पता चला कि मुस्कान ने उस आदमी का हाथ क्यों पकड़ रखा था। दरअसल मुस्कान ने मुझे समझकर उस आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि वह आदमी हूबहू मेरा हमशक्ल था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। इसलिए मैं तुरंत ही उसे लेकर करीबी अस्पताल में भागा था क्योंकि मेरी जिंदगी उसके कर्जदार थी। हो ना हो वो गाड़ी उसी गुंडे बदमाश की होगी जो हमारा पीछा करते करते उस होटल तक पहुंचा था। और फिर उस गुंडे बदमाश ने जब मुस्कान को उस आदमी के साथ देखा तो उसने उस आदमी को राहुल यानी कि मुझे समझ लिया होगा। तब प्रीति ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो और कौन था वह आदमी जिसका हाथ तुम्हारी मुस्कान ने पकड़ रखा था? तब राहुल ने हकला जुबान से कहा, प्रीति, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा संदीप था, जिसे उन लोगों ने राहुल समझकर मौत के घाट उतार दिया। जब मैं संदीप को लेकर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने मुझे पहले ही बता दिया था कि संदीप का बचना नामुमकिन है। उस भगवान को मुझ पर तो दया नहीं आई क्योंकि उसने मेरी मुस्कान को मुझसे पहले ही छीन लिया था। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि उसे तुम पर दया आ जाए और तुम्हारा संदीप बच जाए। इसलिए मैंने डॉक्टर्स के सामने अपने जीते हुए पूरे 20 लाख रुपए रख दिए और कहा, प्लीज डॉक्टर, आप कुछ भी करके इस इंसान को बचा लो। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मरते दम तक इस आदमी का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। फिर डॉक्टर्स ने भी अपनी कोशिश पर खरा उतरने के लिए दिन रात एक कर दी। लेकिन पूरे एक हफ्ते तक अपनी मौत से लड़ने के बाद संदीप ने हार मान ली और मेरी मुस्कान की तरह उसने भी हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। प्रीति का संदीप इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही प्रीति के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो वहीं धंसकर जमीन पर गिर पड़ी। तब राहुल प्रीति को संभालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन प्रीति ने अपने हाथ के इशारे से राहुल को वहीं रोक दिया और कहा, वहीं रुक जाओ, तुम मेरे संदीप नहीं हो, इसलिए अब मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है। और फिर प्रीति ने राहुल से कहा कि जब तुम्हें पता था कि मेरा संदीप मर चुका है तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई और तुम इतने दिनों तक संदीप बनकर मेरे घर में क्यों रह रहे थे? तब राहुल ने कहा, प्रीति, मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था और ना ही मुझे तुमसे कोई मतलब था। मैं तो यहाँ सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि यह संदीप की आखिरी इच्छा थी कि उसके जाने के बाद मैं तुम्हारा सहारा बनूं। संदीप की जिंदगी का वह आखिरी हफ्ता मैंने उसके साथ ही बिताया था और उस आखिरी हफ्ते में संदीप सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता था। प्रीति, संदीप तुमसे बहुत प्यार करता था
और उसे अपनी मौत से कोई डर नहीं था। उसे तो बस तुम्हारी फिक्र थी। जब संदीप मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था, तब उसने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहने लगा, राहुल मेरे दोस्त, अगर मैं जाते जाते तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे वह दे पाओगे? मैंने कहा, संदीप मेरे भाई, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी कर्जदार हो चुकी है। अगर तुम मुझसे मेरी जिंदगी भी मांग लो तो वो भी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब संदीप ने कहा, राहुल मेरी प्रीति मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर उसे मेरी मौत के बारे में पता चला तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरी मौत की खबर सुनकर तो या तो प्रीति पागल हो जाएगी या फिर वह खुद ही मौत को गले लगा लेगी। राहुल मुझे पता है अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन मैं प्रीति की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि जितना प्यार प्रीति मुझसे करती है मैं भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ। लेकिन किस्मत ने शायद मेरा और प्रीति का साथ बस इतना ही लिखा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी जगह संदीप बनकर प्रीति की जिंदगी में चले जाओ। लेकिन उसे इस बात की खबर कभी मत होने देना कि उसका संदीप अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो टूट कर बिखर जाएगी और मैं अपनी प्रीति की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते हुए संदीप की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर अचानक ही उसकी सांसें तेज हो गई। लेकिन वह अपनी आखिरी सांस तक मुझसे यही कहता रहा, राहुल मेरे दोस्त, वादा करो मुझसे कि तुम जिंदगी भर मेरी प्रीति का साथ निभाओगे और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे और हमेशा उसे खुश रखोगे। इतना कहकर तुम्हारे संदीप ने हमेशा के लिए मेरे हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया और मुझे धर्म संकट में डालकर खुद चैन की नींद सो गया। बस इसीलिए मैं संदीप से किया हुआ वादा निभाने यहाँ आया था प्रीति, लेकिन मुझ में संदीप बनने की हिम्मत नहीं थी। जब भी तुम मुझे संदीप समझकर मेरे करीब आने की कोशिश करती थी तो मेरा जमीर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता था कि मैं तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें अंधेरे में रखूं। लेकिन तुम्हारा और संदीप का प्यार देखकर मैं तुम्हें सच्चाई बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था, क्योंकि मेरे दिल में भी एक डर था कि कहीं संदीप की मौत के बारे में सुनकर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ऊपर जाकर संदीप को क्या जवाब दूंगा। बस यही वजह थी कि तुम जब जब मेरे करीब आने की कोशिश करती थी मैं किसी न किसी बहाने से तुमसे दूर हो जाता था, क्योंकि मैं तुम्हारा नहीं था। लेकिन कल रात जब तुमने मुझे अपने साथ बेड पर सोने की जिद की तो मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। इसलिए नासमझी में मैंने तुम्हें बारिश में खड़ा कर दिया ताकि तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए और तुम खुद ही मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन कल बारिश में भीगने के बाद जब तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पहले ही मेरी जिंदगी संदीप की कर्जदार है और ऐसे में अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। राहुल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह यह सब प्रीति की आंखों में आंखें डालकर बोल पाता, इसलिए वह प्रीति की तरफ पीठ करके ये सब बोले जा रहा था और प्रीति तो ये सब सुनते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। कुछ देर के बाद जब प्रीति को होश आया तो वह आधी बेहोश की हालत में बार बार संदीप का नाम ही ले रही थी। तब प्रीति के ससुर जी उसके पास आए और कहने लगे, प्रीति बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती बेटा। देख, मैं संदीप का बाप होकर भी उसके पीछे मर नहीं सकता, इसलिए तुम्हें भी अब हिम्मत से काम लेना होगा। और फिर मैं तो पहले दिन ही जान गया था कि ये मेरा संदीप नहीं है, क्योंकि मेरा संदीप ना तो कभी मुझे बाबूजी कहकर बुलाता था और ना ही कभी मेरे पैर छूता था।
मेरा संदीप तो मुझे डैड या पापा कहते हुए हमेशा एक दोस्त की तरह मेरे गले लग जाता था। प्रीति बेटा, ये जिंदगी तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें अपने लिए फैसले करने का पूरा हक है। लेकिन मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल भी कोई बुरा इंसान नहीं है। बचपन से लेकर अब तक उसने जो गलत काम किए हैं वह हालात के आगे मजबूर होकर किए हैं, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। बेटा, तभी तो संदीप को वादा करने के बावजूद भी वह एक बार भी तुम्हारे करीब नहीं आया, ना ही उसने संदीप का हमशक्ल होने का फायदा उठाया। एक अजनबी होने के बावजूद भी संदीप का किया हुआ वादा पूरा करने के लिए अगर राहुल अपना प्यार भुलाकर तुम्हारा सहारा बनने के लिए तैयार है, तो तुम्हें भी संदीप की आखिरी इच्छा का रखते हुए राहुल को अपना लेना चाहिए। भगवान ने तुम्हारी पसंद की शक्ल ही तुम्हारे जीवन साथी के रूप में लिखी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जिंदगी भर का साथ संदीप के रूप में नहीं बल्कि राहुल के रूप में लिखा है। मैंने भी राहुल को अपना बेटा मान लिया है, क्योंकि कम से कम राहुल के चेहरे में मैं अपने बेटे संदीप को महसूस तो कर सकूंगा। प्रीति ने भी अपनी नजरें उठाकर राहुल की तरफ देखा तो उसे भी राहुल में अपने संदीप की झलक नजर आ रही थी। लेकिन प्रीति के लिए संदीप को भुलाना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने फिलहाल तो अपने ससुर को राहुल को अपनाने के लिए ना नहीं कहा तो हाँ भी नहीं कहा। प्रीति के मायके वाले तो प्रीति से पहले ही रिश्ता तोड़ चुके थे, इसलिए संदीप की मौत के बाद भी वह अपने ससुराल में ही रहती थी। संदीप को दिया वादा पूरा करने के लिए राहुल प्रीति का पूरा ख्याल रखता था और प्रीति को खुश करने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करता था। दोस्तों, कहते हैं ना कि हम अगर एक ही घर में किसी जानवर के साथ रहें तो हमें उस जानवर से भी प्यार हो ही जाता है। तो वहीं राहुल तो एक नेक दिल इंसान था और वह भी संदीप का हमशक्ल। तो प्रीति कब तक अपने दिल को रोक पाती। आखिरकार राहुल ने अपनी अच्छाइयों से प्रीति के दिल में अपने लिए जगह बना ही ली। और फिर संदीप की मौत के ठीक 2 साल बाद संदीप के पापा ने राहुल और प्रीति की शादी करवा दी। आज जहां प्रीति राहुल के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर अपना खुशहाल जीवन बिता रही है, तो वहीं अपनी प्रीति को खुश देखकर संदीप की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।